अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जो लोग भी ज़िलेदार की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीपीएससी की कोई भी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो सर सैयद अहमद ख़ान को हमने कवर करना है इंशाल्लाह। और जो भी पीपीएससी के रिलेटेड ऑलरेडी आपके सर सैयद के एमसीक्यूज़ बन चुके हैं, आ चुके हैं पेपर में, इंशाल्लाह आज सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम क्या करेंगे जी, उन तमाम एमसीक्यूज़ को हम कवर करेंगे और साथ में थोड़ा-सा इनको हिस्टोरिकली भी देख लेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है जी। तो असल नाम तो इनका क्या था जी? अहमद तकवी। और वालिद साहब का नाम क्या था जी? सैयद मुत्तकी। लेकिन फिर जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, सर जो है ये तो इनका टाइटल है, सैयद जो है फिर इनकी कास्ट आ जाती है और अहमद ख़ान। इस तरह जो है ना, अब हम जो है हमारे लिए सर सैयद अहमद ख़ान ही है, ठीक है जी। जहाँ भी लिखा हुआ आएगा आपको सर सैयद अहमद ख़ान ही मिलेगा। तो इसके अंदर आप देख लें कि सर का जो है ना ये टाइटल है, वो नाम का पार्ट नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका जो है ना आपसे जो एमसीक्यूज़ पूछे हुए हैं कमीशन ने, तो सबसे पहले तो जो है ना इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी हुई है। और डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जिसमें ना वो सिर्फ़ आपसे सन पूछता है कि कौन-सा सन है, लेकिन कुछ में ऐसे होता है जिसमें पूरी उसने डेट पूछी होती है। तो सर सैयद की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों चीज़ों की ना उसने पूरी पूछी हुई है। तो ये जो है ना सर सैयद बोर्न होते हैं जनाब, पैदा होते हैं कब? ये होते हैं जी 17th अक्टूबर को, 17th अक्टूबर। और सन क्या होता है जी? सन होता है 1817, ठीक है जी। 1817 में क्या हो गए जी? बोर्न हो गए। और अगर इनकी डेट ऑफ डेथ की बात की जाए, साथ ही लिख लेते हैं वो भी, तो वो भी पूरी उसने जो है ना पूछी हुई है डेट ऑफ डेथ आपसे, ठीक है जी। DEATH। तो डेथ जो है ना इनकी है 27 मार्च है, ठीक है जी। 27 क्या है जी? मार्च है। और सन है जी 1898, ठीक है जी। तो ये जो है ना दोनों एमसीक्यूज आपके बनते हैं। अच्छा जी, सर सैयद अहमद खान का जो टाइम पीरियड है अगर आप लोग देखें, तो कौन सा टाइम पीरियड है? जब जंगे आज़ादी यहाँ पे हो रही है, हम जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं और अंग्रेज जिसे म्यूटिनी वॉर कहते हैं। तो उस वक्त का ये टाइम पीरियड है जब सर सैयद यहाँ पे मौजूद हैं। सर सैयद के अगर हम बैकग्राउंड को देखें, तो इनके वालिद साहब जो हैं वो मुगल दरबार में अच्छी पोजीशंस पे थे। इसी तरह इनके जो दादाजी हैं, उनको भी मुगलों ने जो है एक टाइटल दिया हुआ था, क्या जी? जवादुद्दौला का टाइटल दिया हुआ था। किनको जी? इनके ग्रैंडफादर को, ठीक है जी। ग्रैंडफादर के पास क्या टाइटल था जी? जवादुद्दौला। तो ये भी आप लोग जो है ना नोट कर लें, जवादुद्दौला। अच्छा जी, अब सर सैयद अहमद खान जो है खुद भी एक ज़हीन है। ज़ाहिर है जब ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी पीछे फैमिली है, तो ये भी पढ़े लिखे हैं। तो अब इन्हें जो है मुगल दरबार से ऑफ़र होती है कि आप जो है यहाँ पे हमारे पास आएँ और ज्वाइन करें। लेकिन ये हालात को भांप लेते हैं और हालात को भांपते हुए फिर ये ज्वाइन नहीं करते, मुगल दरबार को ज्वाइन नहीं करते। ऑन द अदर हैंड ये देखते हैं किनको? ब्रिटिशर्स को। वो देखते हैं कि इस वक्त जो पावर में कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। आने वाले वक्त में भी वही पावर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है हर लिहाज से टेक्नोलॉजी है, वो एडवांस है, वो मॉडर्न है। ऑन द अदर हैंड अगर मुगलों को देखें, तो वो ज़बूं हाली का शिकार हैं। वो बिल्कुल ही जो है मतलब उनका ज़वाल स्टार्ट है, क्योंकि वो अय्याशियों में पड़ गए हैं। और जो है कोई भी इनोवेशन नहीं है। तो ये ज्वाइन कर लेते हैं किनको जी? ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब जब ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं, तो पहली जॉब इन्हें क्या मिलती है जी? पहली जॉब इनको मिलती है 1839 के अंदर नाइब अमीन की, ठीक है जी। नाइब मुंशी भी जो है वो बाज़ जगह लिखा हुआ है, कौन-सी जी? क्लर्क की जॉब जो होती है ना, तो नाइब मुंशी की जॉब मिल जाती है जी इनको 1839 में। फिर अब ज़हीन भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो इसका मतलब आगे जाके क्या करेंगे जी? थोड़ी-सी तरक्की भी करेंगे। तो 1841 में जनाब ये क्या बन जाएँगे? ये जज बन जाएँगे 1841 के अंदर। ठीक है जी? और अभी सिलसिला रुकेगा नहीं, सिलसिला आगे भी जारी है। तो 1845 और 6 के दरमियान में जो है ना ये 5 और 6 के दरमियान में ये चीफ जज बन जाते हैं जी। ठीक है जी? क्या बन जाते हैं? चीफ जज बन जाते हैं। अभी कहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स को ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
अच्छा जी। अभी इनका जो पीपीएससी क्वेश्चन करता है ना, वो पूछता है कि इनकी फर्स्ट बुक कौन-सी है और डेट का तो कभी नहीं पूछा, लेकिन पूछता है कौन-सी है। वैसे अगर हम देखें ना ओवरऑल जो एक कंप्लीट बुक है इनकी, तो वो आसारुस सनादीद है, जो 1847 के अंदर आई। लेकिन जो पीपीएससी है वो आपको एक जो ऑप्शन देता है ना जामे जिम का देता है। कौन-सा जी? जामे जिम। 1840 के अंदर जो है ना इन्होंने वो लिखी थी बुक। 1840 के अंदर एक बुक लिखी जी और उसका नाम क्या था जी? जामे जिम। और आपको जो पीपीएससी क्या पूछते हैं जी आपसे? पीपीएससी पूछता है कि फर्स्ट बुक ऑफ सर सैयद, ठीक है जी? तो ये पहली किताब है सर सैयद की, बुक ऑफ सर सैयद अहमद खान, ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद जो है आसारुस सनादीद का मैंने बता दिया, वो तो चलो 1847 के अंदर लिखी है। अच्छा, अभी जो है ना मैंने आपको बताया कि इनका टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, जंग आज़ादी वाला टाइम पीरियड चल रहा है इनका। जब जंग आज़ादी हो रही होती है उस वक्त सर सैयद खान होते हैं बिजनौर के अंदर। कहाँ पे ये पोस्टेड होते हैं जी? 1857 की जब कौन सी जंग चल रही होती है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही होती है, तो ये होते हैं जी BIJNAUR बिजनौर के अंदर। तो बिजनौर के अंदर होते हैं तो वहां पे कौन सी बुक लिखते हैं जी? वहां पे ये लिखते हैं तारीख सरकशी बिजनौर, ठीक है जी? तारीख सरकशिए बिजनौर लिखते हैं। अभी देखें जंग आज़ादी कब हो रही है जी आपकी? 1857 के अंदर हो रही है, तो 1858 के अंदर जनाब ये लिखेंगे वेरी नेक्स्ट ईयर तारीख सरकशिए बिजनौर, ठीक है जी? अच्छा, हमने इनके सारे वर्क नहीं देखने, सिर्फ वो वाले वर्क देखने हैं जो कि आपसे कमीशन पूछता है और बाकी जो है ना हम छोड़ देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। पहली किताब होगी। उसके अलावा अब सर सैयद अहमद खान जो है ना एक रिसाला लिखते हैं और उस रिसाले का नाम क्या रखते हैं जी? उस रिसाले का नाम रखते हैं असबाबे बगावते हिंद, ठीक है जी? असबाबे बगावते हिंद जनाब जो है ना वो रिसाले का नाम रखते हैं और सेम ईयर 1858 के अंदर ही पब्लिश करवा लेते हैं जी उसको भी, ठीक है जी? तो अब यहाँ पे क्या कह रहे होते हैं सर सैयद? सर सैयद जो है ना यहाँ पे बताते हैं कि बड़े सगीर के अंदर जो रिवॉल्ट हुआ, उनके लिए जो म्यूटनी हुई, हमारे लिए जो जंग आज़ादी हुई, उसकी रीजंस क्या हैं, असबाब क्या हैं बगावत हिंद के। तो उसके अंदर सर सैयद अहमद खान अंग्रेज़ों को बताते हैं कि आपने हमें इस तरह का कोई मीडियम ही नहीं दिया, हमें से मुराद है जो बड़े सगीर के लोग हैं, उन्हें इस तरह का कोई मीडियम ही नहीं दिया कि जिसके थ्रू जो उनकी जो चीज़ें हैं, जो आपके साथ शेयर कर सकें, वो चीज़ें जो कि क्लैश कर रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम जंग आज़ादी की रीजंस देखें तो जो मेन रीज़न है वो ये है कि एक ब्राह्मण जो है एक प्याले के अंदर पानी पी रहा होता है और एक शूद्र आके उसको कहता है कि जनाब मुझे भी ये प्याला दें, मैंने भी इसके अंदर पानी पीना है। और आप लोगों को इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि एक शूद्र उस बर्तन के अंदर पानी नहीं पी सकता जिसके अंदर ब्राह्मण पी रहा है। तो शूद्र उसे कहता है अब तो जो है नया कानून है, तुम लोग जब गाय और सूअर की चर्बियों वाले कारतूस अपनी जबानों से और दांतों से काट सकते हो, तो फिर शूद्र और ब्राह्मण का क्या फर्क है? तो वो बड़ा गुस्से हो जाता है। ब्राह्मण कहता है कि आपको किसने कहा? वो कहता है आओ जी मैं आपको दिखाता हूँ, और उसे वहां ले जाता है जहां पे ये सूअर और गाय की चर्बी से वो कारतूस बनाए जा रहे होते हैं। तो जनाब इस तरह जो है जंग आज़ादी स्टार्ट हो जाती है। अब ब्रिटिशर्स को नहीं पता, ब्रिटिशर्स को इस चीज की क्या बोलते हैं शिद्दत का अंदाजा नहीं है कि मुसलमान के लिए सूअर का गोश्त और एक हिंदू के लिए गाय का गोश्त या उसकी चर्बी जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो उनके लिए नापाक है, ठीक है? तो अब ये वाली जो साइकी है ना वो ब्रिटिशर की नहीं है। इसी तरह जब उसने अपना जो है ब्रिटिश आर्मी के अंदर लोगों को भर्ती करना स्टार्ट किया तो वो मुसलमानों को कहता है कि आप अपनी दाढ़ियां कटवा दें, वो उन सिखों को कहता है कि जो उनकी अपनी पगड़ियां हैं कि आप ये सर से उतार दें और वो वाला लिबास पहने जो आपको ब्रिटिश जो आर्मी है वो दे रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो कि एक प्रॉपर जो है ना उनको पता होना चाहिए कि इनका कल्चर क्या है, क्या चीज़ इनके लिए दुरुस्त है, क्या चीज़ इनके लिए गलत है। तो
तो ये तो है ना, मैंने आपको मेन मतलब स्फेयर चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से जंग आज़ादी हुई। अब सर सैयद अहमद खान असबाब बगावत हिंद में अंग्रेज़ों को यही कह रहे हैं कि आप हमें कोई इस तरह का मीडियम देते कि जिसके थ्रू आपको बताया जाता कि जनाब ये चीज़ें हमारे कल्चर का पार्ट है, ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए जो है आप हमें इन चीज़ों में डिस्टर्ब ना करें। इसके अलावा जो है सर सैयद अहमद खान ने जनाब इनकी और किताबें हैं, जैसे अभी मैंने नाम लिया किसका जी, आसारुस सनादीद का मैंने नाम लिया। तो आसारुस सनादीद जो है ना, इन्होंने एक किताब लिखी जिसके अंदर इन्होंने जो दिल्ली की इमारतें थी, ठीक है जी, दिल्ली की जो पुरानी इमारतें हैं, दिल्ली के जो खंडरात हैं, दिल्ली के जो पुराने मदारिस हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है ना आसारुस सनादीद किताब लिखी सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है जी। डेट इसकी आपसे वो नहीं पूछते होते। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने एक रिसाला लिखा, और रिसाले का नाम क्या है जी? उस रिसाले का नाम है तहज़ीबुल अखलाक, ठीक है जी। अब ये आप ये देख रहे होंगे कि ये हे मैंने 2 आँखों वाला क्यों डाला है? क्योंकि जो एक्चुअल उन्होंने रिसाला निकाला था ना, उसके अंदर उन्होंने इसी तरह लिखा था तहज़ीबुल अखलाक, ठीक है जी। तो 1870 के अंदर जो है ये पब्लिश हुआ, ये भी आपसे पीपीएससी ने एमसीक्यूज़ पूछा हुआ है। चलें यहाँ तक तो ठीक है। उसने ये भी पूछा हुआ है कि इसका जो आखिरी एडिशन है, लास्ट एडिशन, आखिरी शुमारा जो है, वो कब शाया हुआ? ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है कि सर सैयद अहमद खान की जो डेथ है 27 मार्च 1898 में हुई है। तो आखिरी शुमारा भी कब निकलेगा जी इसका? आखिरी शुमारा भी सेम डेट में निकलेगा 1898 के अंदर, ठीक है जी। ये भी आपसे पीपीएससी ने एमसीक्यूज पूछा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा जो है ना सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी जिसका नाम है जनाब खुतबात अहमदिया, ठीक है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, और ये जनाब उन्होंने लिखी क्यों? एक्चुअली जो है ना एक मुस्तशरिक था, ठीक है जी। एक क्या था जी? मुस्तशरिक। मुस्तशरिक अगर आप लोग समझते हो कौन होता है जी? वो शख्स होता है जो दीन इस्लाम को स्टडी करे बड़े अच्छे से, लेकिन नॉन मुस्लिम हो, और इस गर्ज से स्टडी करे कि मैंने इनकी नेगेटिव चीज़ें निकालनी है, जो वीक पॉइंट्स हैं उनको कैप्चर करना है, और वो फिर जनाब बाद में लोगों को बताने हैं, पब्लिश करने हैं। वो होता है जी मुस्तशरिक, ठीक है जी। तो अब बंदे का नाम जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, लिख लें जी। बंदे का नाम क्या है जी? बंदे का नाम है यहाँ पे स्पेस कम है, ऊपर लिख रहा हूं मैं जरा। तो बंदे का नाम है विलियम मियोर, ठीक है जी। क्या नाम है बंदे का जी? विलियम मियोर है। और जो ये बुक लिखते हैं, इनकी बुक का नाम क्या होता है? द लाइफ ऑफ मोहम्मद, ठीक है जी। तो ये होती है इनकी किताब, द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, तो अब इसके अंदर जो है ना क्या करते हैं ये विलियम म्योर? ज़ाहिर है मुस्तशरिक हैं तो कोई काबिल एतराज़ बात ही होगी। तो इस किताब के अंदर कुछ ऐसी काबिल एतराज़ बातें होती हैं जो कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाती हैं। सर सैयद खुद भी अपने अल्फाज में कह रहे होते हैं कि मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मुझे जो है बहुत बुरा फ़ील हुआ, और मुझे जो है ना आग लगी कि मैं इसका जवाब दूँ। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया जी? इनका जवाब देने के लिए जो इसमें नेगेटिव पॉइंट इन्होंने बताए हुए थे, फॉर एग्जांपल इन्होंने मेराज का ज़िक्र किया हुआ था कि जो मेराज है वो प्रॉपर कोई हुई नहीं है, वो फ़िज़िकल पॉसिबल नहीं है कि जनाब मेराज हो जाए, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और भी इस तरह के कुछ और पॉइंट्स थे पैगंबरों के ऊपर वगैरह-वगैरह। तो अब खुतबात अहमदिया जो है ना ये किताब लिखी, कब लिखी जी? 1869 के अंदर ना ये जाते हैं यहाँ से सर सैयद अहमद खान, कब जी? 1869 के अंदर यहाँ से चले जाते हैं इंग्लैंड, ठीक है जी। इनके जो बेटे होते हैं ना, उनकी वहाँ पे स्कॉलरशिप भी होती है, और ये उन्हीं के साथ चले जाते हैं इंग्लैंड। और इनके जाने की क्या वजह होती है? इनके जाने की वजह ये होती है कि इन्होंने वहीं पे जाकर जहाँ पे ये बुक पब्लिश हुई कि उन्हीं की ज़बान में, यानी कि इंग्लिश ज़बान में ही उनको जवाब दिया जाए। और इंग्लिश में जो है ना इसका नाम जो था वो था द एसेज ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आपको जो पीपीएससी वाला देता है ना वो यही देता है, खुतबात अहमदिया का जो है ना वो नाम देता है आपको, ठीक है जी।
तो ये उन्होंने जनाब उनके खिलाफ पब्लिश की, और पब्लिश करते वक्त जो है ना सर सैयद साहब ने लिखा है खुद कि मैं बिल्कुल जो है ना गरीब कंगाल हो गया, मैंने सारा पैसा जो है ना इस किताब की पब्लिकेशन के ऊपर लगा दिया, डिफरेंट जगहों से किताबें मंगवाना, फिर पब्लिश इसको करवाना और इसको समझना। तो ये तमाम काम जो है ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने ये किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ताकि मैं रोज़े महशर जाके बताऊं कि मैंने भी कोई ना कोई काविश की है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ये क्या करते हैं जी, ये तो मैंने आपको इनकी वैसे वर्क्स बताए हैं, और इसके अलावा एक और इनका वर्क है, वो भी देख लें। वो कौन-सा है जी? वो है रिसाला अहकामे ताम अहले किताब, ठीक है जी? कौन-सा है जी? रिसाला, जिसमें क्या है जी आपको अहकाम ताम है। अहकाम ताम कौन से होते हैं जी? ताम कहते हैं खाने पीने को कहते हैं। तो अहकाम ताम हो गया किसके साथ जी? अहले किताब। अहले किताब कौन लोग होते हैं? अहले किताब वो होते हैं जो कि ईसाई होते हैं, यहूदी होते हैं, जिनके ऊपर कोई इल्हामी किताब नाजिल हुई होती है, उनको कहते हैं। तो सर सैयद अहमद खान इस रिसाले के अंदर क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, उनके हाथ का ज़िबा किया हुआ जानवर मुसलमानों के ऊपर जायज़ है। तो वो पूरे दलाइल के साथ जो है ना इस रिसाले के अंदर उस चीज़ का ज़िक्र करते हैं। इसके अलावा जो है इनका वर्क कौन-सा है जी? इसके अलावा ये लिखते हैं लाइल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी? ये भी इनका वर्क है कि जो मोहम्मडन्स हैं ना वो लॉयल हैं, लाइल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो जब जंग आज़ादी हुई, तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना इंडिया के जो हिंदू थे, उन्होंने ये तासुर दिया कि ये जो म्यूटनी वॉर हुई है, इसमें सारे का सारा कसूर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों का है, और हिंदू जो हैं वो तो मासूम लोग हैं। तो अब मुसलमानों का भी कुछ इसी तरह का रवैया था। वो कहते थे जनाब हमने तो इन अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करना है, हमने तो इन हिंदुओं से जान छुड़ानी है, हमने तो लाल किले के ऊपर इस्लाम का झंडा लगाना है। तो वो अपने अल्फाज में भी इस चीज़ का दावा करते थे। तो अब जो है वो सारे का सारा मलबा आ गया मुसलमानों के ऊपर, और यही वजह है कि जंग आज़ादी के बाद तकरीबन 27,000 मुसलमानों को फांसी दी गई। उलमा को, जो मुसलमानों के उलमा थे, उनको ऐसे जज़ीरों पे भेज दिया गया जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पे उन्हें खाने के लिए सूअर का गोश्त दिया जाता, और बहुत बुरे हालात के अंदर उन्हें रखा गया। इसके अलावा जो शाह वलीउल्लाह साहब की लाइब्रेरी थी उसको आग लगा दी गई। तो इस तरह की एट्रोसिटीज़ जो है मुसलमानों के ऊपर हो रही हैं उस दौर में। तो तब सर सैयद अहमद ख़ान आते हैं, जब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही होती है, तो ये उनको बचाने की कोशिश करते हैं, और बड़े हद तक बचा भी लेते हैं। अब इनकी बातें जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती है, वो मैंने आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड एक तो बताया कि उन्होंने सर्विसेज़ कहाँ दे रहे हैं सारी, बरतानवी लोगों को। इसके अलावा जब 1857 के अंदर ये कहाँ पे थी जी? बिजनौर के अंदर थे। तो वहाँ पे क्या है, अब जो भी गोरा बंदा किसी को मिलता था ना वहाँ पे इंडिया वालों को, हिंदुस्तानियों को, वो उसको मार देते थे। चाहे वो खातून हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़ा हो, कोई भी बंदा जो है ना वो उनको मिलता था तो वो उसको मारना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पे क्या किया था सर सैयद अहमद खान ने, सेव किया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है जी? ब्रिटिश फैमिलीज़ को सेव किया था, ठीक है जी? तो ब्रिटिश फैमिलीज़ को सेव करने की वजह से इनसे ब्रिटिश सरकार बड़ी खुश थी, और इन्हें उन्होंने बड़ा नवाज़ा, और इनकी बात भी वो लोग मान लेते थे। ठीक है जी? तो ये भी एक रीज़न थी कि इन्होंने कुछ फैमिलीज़ की जान बचाई। अच्छा, इसके अलावा जो है इनका वर्क क्या है जी? अब जो स्पेस है यहाँ पे थोड़ी-सी बना लेते हैं ऐसे करके। इसके अलावा इनका वर्क है जी तफ़सीर कुरान, ठीक है जी? तो तफ़सीर कुरान भी इन्होंने लिखी है, और उसके अलावा एक और बुक इन्होंने लिखी है। ये सारी की सारी आपसे पीपीएससी में पूछी हुई हैं। दूसरी बुक का नाम क्या है जी? तबय्युनुल कलाम, ठीक है जी? दूसरी का क्या है जी? तबय्युनुल कलाम। अब तबय्युनुल कलाम में क्या है जी? ये तबय्युनुल कलाम जो है ना, ये अंजील की तफ़सीर है, ठीक है जी? वो कुरान की तफ़सीर हो गई ऊपर वाली, और ये किसकी है जी? अंजील की तफ़सीर है, ठीक है जी? तो ये जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने सारे वर्क किए। इसके अलावा अगर हम इनके एजुकेशनल वर्क की बात करें, ठीक है जी? तो इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ से इरेज़ करता हूँ, और फिर मैं आगे इनका एजुकेशनल वर्क लिखता हूँ। क्योंकि ये जो इन्होंने पॉलिटिकल और एजुकेशनल दोनों लिहाज से जो है ना सर सैयद अहमद ख़ान ने बड़ा वर्क किया। और पहले तो जो है ना सर सैयद अहमद ख़ान थे जनाब जो
इंडियन लोग थे ना, मतलब हिंदुस्तानी लोग थे और हिंदू लोग थे, तो कहते थे कि एक ही मतलब मुल्क होना चाहिए जहाँ पे हिंदू और मुसलमान मिलके रहें। लेकिन फिर थोड़े अरसे बाद क्या होता है, जब ये हालात देखते हैं तो इनका माइंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। माइंड किस तरह चेंज हो जाता है जी, 1867 के अंदर जो है ना एक होता है जी, 1867 के अंदर जिसे हम कहते हैं उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। क्या कहते हैं जी, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो जनाब होती है, तो उसके अंदर होता क्या है, CUNTROVERSY, उसके अंदर होता क्या है जी, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के अंदर अब जो उर्दू जबान है ना, इसको ऑलरेडी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है। अब हिंदू क्या करते हैं 1867 में, बनारस के अंदर जो है ना वो एक इंस्टीट्यूट कायम करते हैं और कहते हैं कि अब से हिंदी को हम लोग प्रमोट करेंगे और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सरकारी लैंग्वेज है, वो भी कौन सी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। तो ये जनाब हिंदू लोगों ने डिमांड कर दी। तो सर सैयद अहमद खान ने देखा, अच्छा अब जो हमारा उर्दू का जो रस्मुल खत है ना वो तो अरबी और फारसी वाला है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें हिंदी का रस्मुल खत तो वो देवनागरी है। ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा हुआ है, इसको भी आप लिख लें कि हिंदी का जो रस्मुल खत है वो कौन सा है जी, देवनागरी है। ये आपसे उसने पीपीएससी में पास पेपर में पूछा हुआ है। तो अब जो है ना सर सैयद अहमद खान यहाँ पे आके इन्हें एहसास होता है कि जो मुस्लिम और हिंदू जो हैं वो दो अलग कौमें हैं, तो इसीलिए इन्होंने थ्योरी दी, एक कौन सी थ्योरी दी जी, इन्होंने थ्योरी दी टू नेशन थ्योरी। ठीक है जी, टू नेशन थ्योरी जनाब सर सैयद अहमद खान ने दी, TWONATION, टू नेशन थ्योरी। ठीक है जी, तो इससे पहले जो है ना वन नेशन थ्योरी को मानते थे, तो अभी जो है ना टू नेशन थ्योरी पे आ गए हैं। तो इसके बाद जो है सर सैयद अहमद खान ने जनाब, अभी मैंने आपको बताया कि एजुकेशनल वर्क भी है इनका, तो एजुकेशनल वर्क में इन्होंने क्या किया जी, एजुकेशनल वर्क में ये करते हैं 1859 के अंदर एक स्कूल कायम करते हैं जी, उसको क्या कहते हैं जी, पर्शियन स्कूल कहते हैं, जो इन्होंने मुरादाबाद के अंदर कायम किया। ठीक है जी, एजुकेशनल में आपको बता रहा हूँ 1859 के अंदर कौन सा स्कूल है जी, पर्शियन स्कूल है, PERSIAN, पर्शियन स्कूल है। और है कहाँ पर जी, ये है जी मुरादाबाद के अंदर है। ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके। अच्छा जी, ये स्कूल कायम क्यों किया, जब बड़े सगीर में अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने क्या किया, अब अकेले तो नहीं आए, वो वहां से जब इतनी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब साथ में अपना रिलीजन भी लेकर आ रहे हैं, और जब रिलीजन लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे मिशनरी आते थे और वो लोगों को तबलीग करते थे ईसाइयत की, खास तौर पे बच्चों को भी तबलीग करते थे। और जब बच्चे उनको उनसे फैसिनेट होते थे, जाहिर है वो अब इस वक्त जो है पावर के अंदर भी हैं, तो वो अपने रिलीजन को फैलाने के लिए बड़े हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो है इस वक्त मुसलमान बच्चों को बचाने के लिए और पर्शियन स्कूल इन्होंने खोला, इसमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी और फारसी भी पढ़ाई जाती थी। ठीक है जी, यानी कि मुसलमान बच्चों को बचाने के लिए मिशनरी से। उसके बाद जनाब 1862 के अंदर जो है ना ये एक और इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं जी, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है विक्टोरिया स्कूल। ठीक है जी, विक्टोरिया स्कूल कहाँ पे खोलते हैं जी, ये खोलते हैं गाजीपुर के अंदर। ठीक है जी, विक्टोरिया स्कूल कहाँ पे हो गया जी, ये हो गया गाजीपुर के अंदर। अच्छा, उसके बाद 1863 आ जाता है, तो 1863 में भी इन्होंने किया हुआ है जी क्या, अच्छा विक्टोरिया स्कूल का जो है ना कहीं पे 1862 है, कहीं पे 63 भी है, लेकिन 62 वाला जो है ना मोस्ट प्रोबेबली। इसी तरह जो इसके बाद आ जाता है ना साइंटिफिक सोसाइटी, उसके भी दो दिए हुए हैं, कई किताबों के अंदर है 1863 और कई किताबों में और इंटरनेट पे गूगल पे अगर आप देखेंगे वहां 1864 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो हमने तो पढ़ा है स्टार्ट से 1863, तो अगर इसमें कोई और बंदा तस्सीह करना चाहे साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर तो वो मुझे बता दे कि ये ऑथेंटिक चीज है। ये है जी साइंटिफिक सोसाइटी। अब सर सैयद अहमद खान जो है ना इनको बड़ा बाखूबी अंदाजा था कि जो मुसलमान लोग हैं ये अंग्रेजी जबान सीखना नहीं चाहते। आपने अलीगढ़ तहरीक का नाम सुना होगा, तो सर सैयद ने ही वो स्टार्ट की थी, यही सारी एजुकेशन की जितनी भी जो है समझ लें कि रिफॉर्म्स हैं जो वो लेके आना चाहते हैं वो अलीगढ़ की तहरीक का ही पार्ट थे।
अच्छा, सर सैयद अहमद खान जो है अब किन किन हालात में जो है ये सारे काम कर रहे हैं, साइंटिफिक सोसाइटी बना रहे हैं। मुसलमान लोग अंग्रेज़ों को जो है वो बुरा समझते हैं और वो समझते हैं कि ये हमारे साथ गैर वफ़ादार हैं। तो अब सर सैयद अहमद साहब क्या कहते हैं आगे? ये कहते हैं ब्रिटिशर्स के साथ वफ़ादार हो जाओ। मुसलमानों को कह रहे हैं कि उनके साथ क्या हो जाओ जी? वफ़ादार हो जाओ। दूसरी चीज़, ये उनकी ज़बान को इंफीरियर समझते हैं और अंग्रेज़ी ज़बान को सीखना ही नहीं चाहते। अगर अंग्रेज़ी ज़बान को सीखेंगे नहीं तो टेक्नोलॉजी कहाँ से सीखेंगे? सर सैयद अहमद खान को इस चीज़ का बड़ा बखूबी अंदाज़ा था, तो इसलिए उन्होंने जो मुसलमान हैं उनको कहा कि आप लोग अंग्रेज़ी ज़बान सीखो, उनके लॉयल हो जाओ। तीसरी चीज़ जो सर सैयद ने कहा ना वो ये कहा कि सियासत से दूर हो जाओ, क्योंकि अभी आप लोग जो है इतने काबिल नहीं हो, सियासत के अंदर उनसे मार खाओगे, इसलिए आप सियासत से दूर रहो। तो ये चीज़ें थी जो सर सैयद ने मुसलमानों को कहीं। अब अंग्रेज़ी का उनको कहा लेकिन वो तो मानते नहीं है, वो तो कहते हैं अंग्रेज़ी हमने पढ़नी नहीं है। तो सर सैयद ने कहा आप ना पढ़ो, मैं आपको ये काम आसान कर देता हूँ। तो जितनी टेक्नोलॉजी वाली, नए आइडियाज़ वाली, आइडियोलॉजीज़ वाली जो नई बुक्स थी, सर सैयद अहमद खान ने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और इस सोसाइटी के थ्रू उन किताबों को उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया और मुसलमानों को कहा कि भाई अब तो पढ़ लो, अब तो उर्दू ज़बान में आ गई है अंग्रेज़ी से। तो इस तरह जो है साइंटिफिक सोसाइटी ने ये काम बड़ा आसान कर दिया। इसके अलावा सर सैयद का एक और कारनामा भी है, वो क्या है जी? अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि उन्होंने लिखा रिसाला असबाब बगावत हिंद। इसी तरह की एक चीज़ आप समझ लें, उन्होंने एक एक गज़ट निकाला और उस गज़ट का नाम क्या है जी? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, ठीक है जी? 1864 के अंदर है जी, उसको लिख लें। उसका नाम क्या है जी? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट INSTITUE इंस्टीट्यूट गैजेट, ठीक है जी। तो ये अब निकालते हैं सर सैयद अहमद खान। ये क्या है जी? गैजेट है जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों जबानों में निकलेगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो अंग्रेज मुसलमानों को समझते हैं कि ये हमारे साथ लॉयल नहीं है, तो वो जब अब मुसलमानों की कंडीशन को पढ़ेंगे, इनके हालात पढ़ेंगे और इनके कल्चर को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये ठीक है। और इसी तरह जब उर्दू जबान में ये अंग्रेजों की चीजों को पढ़ेंगे तो मुसलमानों के दरमियान भी थोड़ा ना थोड़ा कुर्बत तो आएगी ना। तो ये जो है ना इसका पर्पस था। तो ये जो शुमारा निकलता था, जो रिसाला निकलता था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट से, ये दोनों ज़बानों के अंदर निकलता था। ठीक है जी। अच्छा 1864 के बाद जनाब सॉरी 18 ये है आपके पास सॉरी ये 6 है, 4 नहीं है। ये 6 है और 4 का तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो साइंटिफिक सोसाइटी है, बाज़ लोगों ने इसको 3 लिखा हुआ है और बाज़ ने जो है इसको 4 लिखा हुआ है, यानी कि इंटरनेट पे जो अगर आप देखेंगे तो 1864 आपको मिलेगा। ठीक है जी। अब मुझे लगता है इससे नीचे आपको नज़र नहीं आएगा, तो इसको मैं इरेज़ करता हूँ और उसके बाद थोड़ा-सा आगे चलते हैं जी हम। ठीक है जी। जो वर्क्स हैं वो लिखे रहें, आप इनके बेशक स्क्रीनशॉट भी ले लें और वो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि मोस्टली लोग आप मुझे पता है कि इसको नोट नहीं करते होते। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना इनकी जो क्या बोलते हैं खिदमात हैं, उसके अंदर एक बड़ा अहम मोड़ है। अहम मोड़ लगा लें आप या समझ लें कि जो आपकी तहरीक पाकिस्तान चली जितनी भी, तो उसके अंदर जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, स्टूडेंट्स थे, वो उसमें से ज़्यादातर जो है ना वो समझ लो कि यहाँ से निकले हुए थे। कहाँ से जी? MAO हाई स्कूल इन्होंने बनाया। MAO हाई स्कूल। और एक बार जो है ना PPSC ने आपसे ये भी पूछा है कि ये MAO से बनता क्या है? ठीक है जी। तो MAO से आपका जो एब्रीविएशन बनता है वो बनता है जी मुहम्मडन, MUHAMMA। अच्छा, ये जो मोहम्मडन का जहाँ पे जिक्र आएगा ना, तो बाज़ औक़ात आपको नहीं भी पता, तो अगर सर सैयद का कहीं ऑप्शन हो ना तो बस उस पे लगा देना, वही ठीक होगा, क्योंकि मोहम्मडन जैसे लाइल्स, मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, इसी तरह मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ठीक है जी, ये इन्होंने बनाया। एंग्लो ORIENTAL ओरिएंटल स्कूल। और इसी तरह आगे जाके भी अभी मैं आपको बताता हूँ इन्होंने जो चीजें बनाई है उसके अंदर ये जिक्र आता है। अच्छा, ये तो होगी इनकी एजुकेशनल खिदमात। अभी 75 के बाद 76 भी आता है ना, तो वहां पे भी एक काम कर देते हैं। वहां पे क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जज थे, तो 1876 के अंदर ये रिटायर हो जाते हैं एज ए जज। ठीक है जी। RETIRED आएगा। ठीक है जी, TIRED। तो 1876 के अंदर ये हो गए रिटायर।
अब अगर हम स्कूल की बात करें ना, तो हमने 1875 के अंदर आपका स्कूल तो बनवा दिया। इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट जो 9th क्लास में एडमिशन ले रहा है, 2 साल बाद जब उसने निकलना है, कहीं कॉलेज जाना है, तो उसी को जो है ना क्या बना दिया गया, कॉलेज बना दिया गया। तो ये देखें जी, पूरा 2 साल का आपका अरसा है 1877 के अंदर। अब क्या हो गया जी, ये बन गया है आपका एमएओ कॉलेज बन गया है। ठीक है जी, एमएओ कॉलेज बन गया है। और अगर आपसे वो ये पूछ ले कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट था, तो कैलकटा के साथ था। ठीक है जी, तो ये वैसे उसने अब कभी पूछा नहीं है आपसे पीपीएससी के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ये आपका 5 हो गया, 6 और 7 के बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, 1886 के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी। तो 1886 के अंदर क्या होता है जी, 1886 के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी का सालाना इजलास जो होता है, उसी के अंदर आपकी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो बनाई जाती है। तो ये क्या चीज है जी, जो अब बनी, और इसकी वजह से वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना। अब इसके पीछे भी समझ लें कि एक कहानी है, वो ये है कि 1885 में, इससे एक साल पहले ना, एक साल पहले 1885 के अंदर एक बड़े सगीर के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है जी, और उसका नाम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है। जो कि कौन बनाते हैं जी, अलान ऑक्टेव ह्यूम साहब बनाते हैं, एओ ह्यूम। वो होते हैं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। ये सारे एमसीक्यूज हैं जितने भी मैंने बोले हैं। तो अब वो देखते हैं सर सैयद अहमद खान के ये तो हिंदुओं की एक नुमाइंदा जमात बनने जा रही है, तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो इन्होंने भी लेना है। ठीक है जी। तो 1886 के अंदर ये क्या करते हैं, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं जी, MUHAMMADAN, मोहम्मदन। मैंने कहा ना कि जहां भी मोहम्मदन आ रहा हो ना, तो आपने समझ लेना है कि सर सैयद का जिक्र होगा कहीं ना कहीं। तो MEC है ना ये, एजुकेशनल, एजुकेशनल और क्या है जी, कॉन्फ्रेंस है, CONFERENCE। तो ये जनाब 1886 के अंदर है। इसके बाद 1888 के अंदर इनके दो एमसीक्यूज बनते हैं, और वो क्या है जी, 1888 के अंदर एक तो जो मैंने स्टार्ट में यहाँ बताया ना आपको, ये जो सर है, ये सर इनके नाम का तो पार्ट नहीं है। ये तो जो आपको बरतानिया की गवर्नमेंट है वो खिताब देती थी, जैसे कि अल्लामा इकबाल को भी दिया, 1922 के अंदर उनको सर का खिताब मिला। इसी तरह सर सैयद अहमद खान, ये भी सर का खिताब जो है ना इन्हें मिला। और आप लोग तो एनरोल नहीं है मेरे पास, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि वो जो रजब अली है, जिसने जनाब जंग आज़ादी के वक्त एक दरवाज़ा बरतानवी फ़ौजों के लिए खुला छोड़ दिया था, और यहीं अपना मुग़ल फ़ौजों के बारूद खाने में आग लगा दी थी, तो उसको बरतानिया ने 5,000 रुपए का एक तो इनाम भी दिया था, साथ में खान बहादुर का लकब भी दिया था। तो ये जो सर वाला, खान बहादुर वाला, इस तरह के अलकाबात है ना, ये मोस्टली उन्हीं लोगों को मिले जो कि ब्रिटिशर्स के ज़रा करीब रहे हैं, जैसे कि अल्लामा इकबाल को भी मिला हुआ है, अल्लामा इकबाल साहब को भी मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी कसीदे लिखे हुए हैं मलिका बरतानिया की शान के अंदर। अच्छा, अभी 1888 की बात करें तो इन्हें सर का जो है ना वो टाइटल मिलता है। साथ में एक और चीज़ होती है जी, वो क्या करते हैं जी, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं। क्या जी, मोहम्मदन तो हो गया ना, अब बना लेते हैं ये जी इंडियन पैट्रियोटिक, PATRIOTIC, पैट्रियोटिक, ASSOCIATION। तो ये जनाब बना लेते हैं 1888 के अंदर। फिर 1893 के अंदर एक और चीज बनाते हैं, और इनकी हर चीज में आप देख रहे हैं कि मोहम्मदन का नाम आ रहा है। ठीक है जी। तो वो क्या होगी, मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन होगी अब। ठीक है जी, MUHAMMADAN, मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन। और आप ये देख रहे हैं कि बाकी मैंने आपको इनकी डेट ऑफ डेथ ऑलरेडी बता दी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, सर सैयद की हम बात करते हैं ना, तो एक ना रिपोर्ट आई थी, मैकाउले रिपोर्ट, 1853 के अंदर, यहाँ मैं लिख देता हूँ कब जी, 1835 के अंदर आई थी मैकाउले रिपोर्ट, MACAULY, मैकाउले रिपोर्ट आई थी जी। ठीक है जी। तो मैकाउले रिपोर्ट क्या थी, मैकाउले रिपोर्ट में ना बरतानवी गवर्नमेंट ने एक बंदे था जिसका नाम था मैकाउले, उसको कहा था कि ऐसी हमें कोई रिपोर्ट दें जिससे हमें पता चले कि किस तरह हमने बड़े सगीर के लोगों को अपने अंडर रखना है, किस तरह इनको ज़हनी तौर पे इन्वेड करना है। तो उसने जो है ना पूरे बड़े सगीर का दौरा किया, और 3 पॉइंट जो है ना उसने दिए। वो कहता था कि ECL,
यानी कि सबसे पहले एजुकेशन, दूसरे पे सी से कल्चर और तीसरे पे एल से लैंग्वेज। के बड़े सगीर के लोगों की जब तक ये 3 चीज़ें आप चेंज नहीं करोगे, इनके ऊपर आप राज नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली। तो फिर यही वाली जो रिपोर्ट थी, ये 3 पॉइंट जो थे, समझ लो कि वो जो उसने बरतानवी गवर्नमेंट को कहा था करने को, वो जो सर सैयद अहमद खान ने कर दिया, क्योंकि सर सैयद ने भी तो यही कहा है ना कि लॉयल हो जाओ, लैंग्वेज सीख लो अंग्रेजी, ठीक है जी, और एजुकेशन सीखो मॉडर्न। तो सर सैयद अहमद खान ने भी समझ लो कि वो जो मिकाओले रिपोर्ट थी ना, तो वो पूरी कर दी। सर सैयद अहमद खान के बारे में जो है ना बड़े लोगों ने नेगेटिव कॉनोटेशंस, नेगेटिव जो है ना वो बातें भी की हुई हैं, जिस तरह के दारुल उलूम देवबंद, ठीक है जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कौन सा जी? दारुल उलूम देवबंद, जिन्होंने बनाया था ना दारुल उलूम देवबंद, तो उनका नाम था गालबन महमूदुल हसन साहब। तो उन्होंने सर सैयद अहमद खान को कहा था, सर सैयद यू आर द एजेंट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड यू इम्प्लीमेंटेड द एजेंडा ऑफ ब्रिटिशर्स इन सब कॉन्टिनेंट। तो इनके बारे में इसके अलावा भी जो है ना बड़े जो है वो अभी जैसे कि पिछले दिनों वो एक मौलवी साहब आए थे फेसबुक यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने क्या किया था, 75 रुपए वाला जो नोट था ना, उसके अंदर जो चौथी तस्वीर थी वो सर सैयद अहमद खान की थी। तो उसको जनाब वो फाड़ देते हैं और कहते हैं जनाब ये कादियानी है, और उसको जो है ना वो साइड पे कर देते हैं उठा के। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में ना इस तरह की बातें भी हैं। फॉर एग्जांपल इनका जो फ़िरका है ना, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने एक नया फ़िरका इस्लाम में इजाद किया था, और उस फ़िरके को क्या नाम दिया था? नेचरिया का फ़िरके का नाम दिया था। ठीक है जी? कौन-सा जी? नेचरिया, यानी कि जो कुदरत के करीब होता है। यहाँ पे कहीं लिखने की जगह नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये नेचरिया फ़िरके का जो है ना कुछ लोगों ने ज़िक्र किया है। क्यों? क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने ऐसी अहादीस को मानने से इनकार कर दिया है जो कि अक़ली तौर पर आप दलाइल के थ्रू समझ ना सकें। जैसा कि सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि जो ये जो मोजज़ात होते हैं नबियों के, ये कोई इस एज़ सच नहीं होते। इसी तरह कोई एक और चीज़ भी थी, जैसे वो उसने कहा है ना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने, वो कहता है कि सर सैयद मेरे साथ ना कुछ पॉइंट्स के ऊपर एग्री हैं। तो एक तो ये पॉइंट है उनके अंदर से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए। इस तरह की जो है ना कंट्रोवर्शियल बातें भी सर सैयद अहमद खान के बारे में सुनने को मिलती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर सर सैयद अहमद खान के बारे में आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ लेता है, तो आप लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप लोग न्यूट्रल होके जवाब दीजिएगा। एकदम से जो है ना बहुत ज़्यादा आपने वहाँ बैठ के मुसलमान से मुराद है मेरा कि शिद्दत पसंदी वाली बातों को नहीं इख्तियार कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है कि मोस्टली आगे जो बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, और वो बड़े न्यूट्रल से बंदे होते हैं। तो वो देखते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा जो ना वो मजहबी होने की कोशिश कर रहा है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि उसको मार्क्स कम दे दें वगैरह वगैरह। अच्छा, तो ये जो है ना मैंने कोशिश की है कि मोस्टली चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे मैं कवर करवा दूँ, और पीपीएससी से अगर अब आपका कोई एमसीक्यूज़ बनता है ना, तो वो यहीं से बनेगा, इससे बाहर इंशाल्लाह आपका कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। तो अब जो लोग जो हैं ज़िलेदार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को इल्म होगा कि अभी पेपर मेरा ख़्याल आपका लेट हो गया है, ईद के बाद ही होगा। तो इसीलिए जो है हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं ज़िलेदार की जॉब्स के लिए। सिर्फ़ ज़िलेदार का नहीं, एडी, एलडीए का पेपर भी ईद के बाद ही अब एक्सपेक्टेड है। तो आप लोग जो है हमारा नया सेशन जॉइन कर सकते हैं, जो कि मैं स्टार्ट करने लगा हूँ कब से जी, वेडनेसडे से आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो लाज़मी जॉइन करें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक जो प्रॉपर गाइडलाइन आपको अगर मिल जाए, एक रास्ता बता दिया जाए कि ये आपको यहाँ से आपने गुज़रना है, तो आपकी मंज़िल जो है वो आसान हो जाती है और आपको जल्दी मिल जाती है। और आप हमारे रिव्यूज़ देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं सेकंड सेशन के भी, थर्ड सेशन के भी, और इसके अलावा ये लेक्चर तो आपने सुन लिया है, बाकी भी मैंने 6-7 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। आप अच्छी तरह उनको सुनें, देखें। अगर आपको लगता है सेशन जॉइन करना चाहिए तो करें लाज़मी, क्योंकि इससे आपकी तैयारी में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आपका रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको गिवन है, यहाँ पे आप मुझसे डिटेल्स पूछ सकते हैं सेशन की। आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।